बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स जो चीज़ें अभी तक हमने इंटेक कर लिया है जिन चीज़ों का, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन के लिए जा चुकी हैं, अब उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। और हमें अच्छे से पता है ड्यूडेनम जो ड्यूडेनम पार्ट था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और वो एब्जॉर्प्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph। तो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एंड प्रोडक्ट मीन्स जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, जो हमारा डाइजेस्टिव मटेरियल है। ठीक है, जो हमने डाइजेशन किया जिसका हमने, ठीक, वो क्या होगा, अब वो पास होगा किसके थ्रू, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा, वो पास होगा, राइट। और कहाँ पर जाएगा, ब्लड और लिम्फ में। ठीक, लिम्फ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेक्टल जो हमने विलय वाला पार्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ठीक, आप एक बार देख सकते हैं, वो मैं डायग्राम आपको फिर दिखा देती हूँ। देखिए, ये विलय में क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं ये, और एक बीच में आप देख सकते हो लार्ज लिम्फ वेसल्स है, जिसे हमने विलय लेक्टल बोला है। ठीक है, अब वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू फूड यहाँ से पास ऑन होगा। इट इज़ कैरीड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव मीन्स ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और एक्टिव जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपीज़ हमारे खर्च होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है एटीपीज़ का। ठीक, एंड फैसिलिटेट मीन्स ऐसा ट्रांसपोर्ट का मीडियम जहाँ पर हमें किसी और मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजने के लिए। ठीक है, वो सिंपल अपने आप से नहीं हो पाता, उसमें हमें कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये हमें पता है, हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। ग्लूकोज किसका है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, जो हमने शुगर लिया, उसका सिंपल फॉर्म है। अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूज़न। बिल्कुल सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, द पैसेज of these substance into the blood depend upon the concentration gradient, means higher concentration से lower concentration की तरफ ये move करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि ब्लड में इनकी concentration कैसी है। However, some substance like fructose and some amino acids are absorbed with the help of carrier ions like सोडियम। ये करियर आयन क्या है, ये हमारा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है। मैंने आपको बताया ना कि फैसिलिटेट में क्या होता है, किसी करियर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, दैट मीन सोडियम क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांसपोर्ट को। ठीक, आगे देखो लिखा भी है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, यानी कि अमीनो एसिड्स और फ्रुक्टोज, ठीक है, कुछ, सब नहीं, कुछ टाइप के अमीनो एसिड्स और फ्रुक्टोज को एब्जॉर्ब होने के लिए सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम एज ए करियर रोल प्ले करेगा, फ्रुक्टोज के एक मॉलिक्यूल को दूसरी साइड भेजने में हेल्प करेगा। तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे, मीन्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ये मूव करेगा। एक्टिव
transport occurs against the concentration gradient and hence requires energy. तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स उसके पास एनर्जी है, ठीक है, तो वो लो से हाई की तरफ भी मूव कर सकता है। पूरा डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट पर, ठीक है, जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वैसा ही ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ पर वो एटीपी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जब उसके पास एटीपी है, एनर्जी करेंसी है, तो वो इजीली उसको खर्च करेगा और अपने अकॉर्डिंगली मूव करेगा, ठीक है। तो जो एटीपीज हैं वो एज ए एनर्जी करेंसी वहाँ रोल प्ले करेंगे, ठीक। अब आगे हम देखेंगे various nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, electrolyte like sodium are absorbed into the blood by this mechanism. तो जो ग्लूकोज है और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है, वो सॉल्युबल नहीं है, घुलता नहीं है ब्लड में, ठीक है। तो क्या होगा, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा वो। तो कैसे होगा वो फिर, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसलीज, राइट, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब ये क्या होगा, मिसलीज में कन्वर्ट होंगे, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे और कहाँ पहुँचेंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, ठीक। दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, काइलोमाइक्रोन, ठीक है। अब क्या होगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पहुंच गए वो, और पहुंचने के बाद फिर से छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन क्या हो जाएंगे, कोट कर लेंगे, ठीक है। और फैट ग्लोब्यूल्स पर स्मॉल प्रोटीन कोट क्या करेंगे, स्मॉल प्रोटीन पार्टिकल्स कोटिंग कर लेंगे, ठीक है। और एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हमने नाम दिया काइलोमाइक्रॉन्स, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स लेक्टल्स इन द विलेट। तो जो काइलोमाइक्रॉन हैं उन्हें कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, उन्हें ट्रांसपोर्ट करेगा हमारा लेक्टल्स, जो लिम्फ प्रेजेंट है विलय के अंदर, ठीक है। These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream. अब यही lymph vessels इस absorbed substance को, जो हमारे फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल थे, किस फॉर्म में रिलीज करेगा ब्लड में, काइलोमाइक्रॉन की फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देगा, ठीक है। Absorption of substance take place in different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine, large intestine. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। However, the maximum absorption occurs in small intestine. और सबसे ज़्यादा जो हमारा maximum absorption होता है वो कहाँ होता है, small intestine में। अब यहाँ पर एक summary given है जिसे हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम माउथ, ठीक है। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ, लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दैम। तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट, ठीक, और कुछ क्या होती हैं, ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं किसके थ्रू, जो ब्लड कैपिलरीज कवर करती हैं हमारे माउथ का फ्लोर पार्ट। आप मुंह खोल कर देखोगे तो आपको इजीली विजिबल होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे स्टमक। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाटर, शुगर, अल्कोहल, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये हमारा कहाँ, जो हमारा स्टमक है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा। देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जितने भी हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, ये सब
म्यूकोसा के थ्रू यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं और कहाँ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एंड लिम्फ में। देन आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस हियर। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं। द एब्जॉर्ब substances finally reach the tissues which utilize them in their activities. ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब हुआ, सबसे पहले हमने इनटेक किया, फिर डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और अब क्या हो रहा है, एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीकस इन द रेक्टम initiated a neural reflex causing an urge or desire for its removal। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट है, ठीक है, सॉलिडिफाइड फॉर्म में क्या होगा, रेक्टम में स्टोर हो जाता है और रेक्टम के थ्रू, ठीक है, अब जैसे ही न्यूरल सिग्नल मिलते हैं, वहाँ पर भी एक स्पिंटर प्रेजेंट है, तो न्यूरल सिग्नल मिलेगा, स्पिंटर ओपन होगा और एनएस के थ्रू वो वेस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, द ejection of feces to the outside through the anal opening is a voluntary process and carried out by mass पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो एनएस के थ्रू जा रहा है वहाँ पर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और मेन रीज़न क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का, जिसके थ्रू वेस्ट इजीली बॉडी से रिमूव आउट हो सके। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, एक पेनफुल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन मीन्स पेन, स्वेलिंग, ठीक है, और कहाँ पर, जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर। ठीक, तो ये कॉमन है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अनवांटेड सब्सटेंस ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो किल नहीं हो पाते हमारे स्टमक के HCl से भी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं। द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय parasites of intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hook, pinworm। ये सब worms हैं जिनके थ्रू क्या होता है, इन्फ्लामेशन मीन्स पेन, स्वेलिंग कॉज हो जाती है जब हम कोई फ्रूट वेजिटेबल विदाउट वॉश किए, ठीक है, वॉश करे बिना हम लोग ऐसे उसे कुक कर लेते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले एक डिजीज़ यहाँ गिवन है, जॉइंडिस। द लीवर इज़ अफेक्टेड, स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू द बाइल पिगमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, जो बाइल पिगमेंट है, ठीक है, जॉइंडिस में क्या होता है, बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन होने लगता है हमारे ब्लड में, जो बिलिरुबिन है, ठीक है, उसका डिपोजिशन होने लगता है ब्लड में, जिसकी वजह से आरबीसीज ब्रेक हो जाती हैं, राइट। और जो हमारी स्किन और आइज़ हैं वो हमारी येलो येलो दिखाई देने लगती हैं। तो ये हमारा, जैसे हम जॉइंडिस बोलते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है, एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट डिसऑर्डर, वॉमिटिंग। इट इज़ द ejection of stomach content through the mouth. This reflex action is controlled by vomit center in the medulla. A feeling of nausea precedes vomiting. Nausea means बोलते हैं जी मिचलाना, चक्कर आने लगते हैं, फील होता है कि वॉमिट आ रहा है। तो क्या होता है, ईसोफेगस के थ्रू जो भी हमने खाया है वो स्टमक वापस इजेक्ट करता है, ठीक है, माउथ के थ्रू वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करता है। तो जब माउथ के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, दैट इज वॉमिटिंग। डायरिया, द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज।
नोन एज डायरिया टू रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन है डायरिया। और क्या होगा, जो डिहाइड्रेशन है वो कॉज होने लगता है, जो बॉडी का लिक्विड है वो फीकल फीकल जो मैटर है उसके थ्रू क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, लूज मोशन टाइप से, वॉमिटिंग्स भी हो जाती हैं। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड एब्जॉर्प्शन का काम हमारी इंटेस्टाइन करती है वो अफेक्ट हो जाता है। फूड एब्जॉर्ब नहीं होता, खाना हमने खाया, डाइजेस्ट हुआ, लेकिन जैसे ही एब्जॉर्प्शन का टर्न आया तो वो लूज मोशन लग जाते हैं। ठीक है। या वॉमिटिंग हो जाएगी तो बॉडी से बाहर निकल जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। Then constipation. In constipation, the fecus are retained within the रेक्टम एज द बॉल मूवमेंट अकर इरेगुलर। फीकस जो होता है वो रेक्टम में ही स्टोर हो जाता है और बाहर नहीं निकलता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्टमक में पेन होने लगता है, स्टमक में पेन होता है। ठीक। और ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते। ये कंडीशन कब होती है, जब बॉडी में वाटर की कमी होने लगती है, अक्सर तब ऐसी कंडीशन देखी जाती हैं। ठीक। Indigestion. In this condition, the food is not properly digested, leading to the feeling of fullness. The cause of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food. जब फूड डाइजेस्ट नहीं होता तो धीरे धीरे क्या होता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, ऐसा लगता है पेट भरा हुआ है। ठीक है। और उसका मेन कॉज क्या होता है, या तो एंजाइम्स ठीक से सेक्रेट नहीं हो पा रहे हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, या थकान भी हो सकती है, या फिर हम कुछ ऐसा फूड खा लेते हैं जो पॉइजनिंग क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है, या हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, वो भी हमारा इंडाइजेशन कॉज करता है। ठीक है। स्पाइसी फूड। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं।